डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति ग्राफी विधि से। इससे पहले आपने एक नॉर्मल मेथड पढ़े थे जिसके सहायता से हमने तीनों समीकरणों को व्युत्पन्न किए थे। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं ग्राफी विधि, ग्राफिक मेथड। अब इसको पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। पहला है हमारे पास समकोण त्रिभुज और दूसरा है समलंब चतुर्भुज। देखते हैं ये क्या होते हैं और हमें जो काम पड़ेगा इनका एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो काम पड़ने वाला है। देख लीजिए आप, राइट एंगल ट्राइंगल और ट्रापेजियम ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो पहले नंबर में समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज की बात करते हैं जिसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज जिसमें ये वाली जो भुजा आप देख रहे हो इसको कहा जाता है ऊंचाई भी बोल सकते हो आप, या इसी को बोला जाता है लंब। जो 90 अंश के साथ 90 अंश के कोण के साथ जो भुजा संलग्न होती है वो कहलाती है लंब ऊंचाई। और इंग्लिश में इसको कहेंगे परपेंडिकुलर और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्स और इसको बोलेंगे बेस। तो ये हमारे पास, या इसी को हिंदी में बोल देंगे आधार, इसको बोल देंगे कर्ण। तो तीन भुजाएं हो गई, लंब, कर्ण और आधार। अब इसका हमें एरिया निकालना है। मान लीजिए ये क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है, तो वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला बन जाता है समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो पहला ये हो गया, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। दूसरे नंबर में हम देखते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो यह एक ऐसा चतुर्भुज होता है, बहुत सारे प्रकार हैं लेकिन हम उनमें से ये प्रकार देख रहे हैं समलंब चतुर्भुज जो हमें काम पड़ने वाला है। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का एक जो युग्म होता है, युग्म मतलब जोड़ा होता है, वो रहता है कैसा, समांतर। तो हम ऐसे चतुर्भुज की बात करते हैं जैसे ये एक चतुर्भुज है और इसमें जो ये भुजाओं का युग्म देख रहे हो आप, ये समांतर दिखाई दे रहा है, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। तो जब इसका हमें एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए ये वाला जो एरिया निकालना है इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लिखेंगे 1/2। इसके बाद जो समांतर भुजाएं हैं ये दोनों समांतर हैं तो समांतर भुजाओं का योग हो जाएगा, भुजाओं का योग मतलब जोड़ देंगे दोनों को समांतर भुजाओं को। और इसके बाद इसमें गुणा हो जाएगा इन दोनों के समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ये दूरी कितनी है, मतलब ऊंचाई, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई, या इसी को बोल देंगे दूरी। तो हो जाएगा दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। तो दो टॉपिक आप ये अच्छे से देख लें, ये हमें पता रहेंगे तब जाके हम तीनों समीकरणों को निकाल पाएंगे। देखते हैं अगले सेक्शन में अब गति का पहला समीकरण हम कैसे निकालेंगे। गति का पहला समीकरण जो होता है वो होता है v = u + at, जहाँ हम देखेंगे v जो है वो कहलाता है अंतिम वेग, u कहलाता है प्रारंभिक वेग, a कहलाता है त्वरण और t कहलाता है समय। अब हमें पहले ही बोला गया है कि ग्राफी विधि से निकालना है तो इसके लिए हम पहले ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ में कौन सी चीज़ें हमें क्या बताती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही ग्राफ आपको तीनों समीकरणों में काम करने वाला है। इसी एक ही ग्राफ की सहायता से हम तीनों समीकरणों को निकालने वाले हैं। तो ये ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं ये ग्राफ हमें क्या कहता है। देखिए, जब भी कोई वस्तु चलना प्रारंभ होती है या गति करना प्रारंभ होती है, और इससे पहले एक चीज़ और बता दें आपको, ये जो हम पढ़ने वाले एक समान गति के लिए पढ़ने वाले हैं। एक समान गति मतलब क्या होता है, जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, बराबर समय चलता है उतनी ही दूरी हर एक पॉइंट पर मिलते जाएगी आपको, दो बिंदुओं पर एक सी मिलते जाएगी, तो वो एक समान गति कहलाती है। तो उन गति के लिए पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे गति जब करना प्रारंभ होती है वस्तु, तो सबसे पहले जो होती है वो विराम अवस्था में होती है। कोई भी वस्तु विराम अवस्था में होती है, फिर धीरे धीरे चलना प्रारंभ हो जाती है और हम लास्ट तक पहुंच जाते हैं। तो ए से लेके बी तक कहेंगे हम। तो इन बिंदुओं पर जो वेग आएगा उनको आप v1 v2 u जो भी मानना है आप मान सकते हो। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं कि ये ओ बिंदु पर जो प्रारंभिक स्थिति है वस्तु की वो विराम अवस्था में है। तो जब यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ होती तो ये 0 पॉइंट कहला गया, 0 पॉइंट कहला गया। तो यहाँ पर ये 0 पॉइंट है। जब वस्तु चलना प्रारंभ होती है तो 0 से लेके ए तक चलती है, ए से लेके ई तक जाती है। इधर पर एक्स अक्ष में हम समय ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लेते हैं वस्तु का वेग, तो ये y अक्ष जो आप देख रहे हैं ये वेग को दर्शाएगा
और वेग के साथ जब वस्तु चलना प्रारंभ होगी समय भी बढ़ता जाएगा। तो ये एक्स अक्ष जो है समय को प्रदर्शित करता है, समय t को प्रदर्शित करता है। तो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया एक्स अक्ष में समय और वेग हो गया वाई अक्ष के लिए। तो अब हम ये चित्र देखते हैं तो इसमें समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए O से लेके A तक जो वस्तु जा रही है तो इसका जो वेग है वो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में A बिंदु पर जो वेग रहता है वस्तु का रहता है u, प्रारंभिक वेग रहता है। इसके बाद A से E तक जाती है जब वस्तु तो यहाँ पर इसका जो वेग है वो हो जाता है u से v। तो ये बन जाएगा हमारा u वेग और ये बन जाएगा v वेग। और ये जब वस्तु चलना प्रारंभ हुई थी तो ये पहली पोजीशन में यहाँ पर शून्य अवस्था में थी, मतलब वेग भी शून्य था और समय भी शून्य था। इसके बाद जब वस्तु बढ़ती गई तो समय भी बढ़ते जाएगा। तो हम मान के चलते हैं O से D तक का वस्तु का जो समय है वो है t समय पर जो वस्तु है वो कहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ पर v पर पहुँच जाती है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय है वो कहलाएगा हमारे पास कितना t, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वेग है वो कहलाने वाला है v, और यहाँ से O से लेके A तक का जो समय है वेग है वो कहलाने वाला है u। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक आयत दिखाई दे रहा है तो इस भुजा की लंबाई जितनी होगी ये भुजा भी उतनी है। इसके बाद ये ऊंचाई जितनी होगी इधर वाली भुजा भी उतनी ही दिखाई दे रही है। अब इसके बाद जब हम वेग और समय को जब मिलाएंगे तो वो बन जाता है त्वरण, आपको पता है। तो ये वेग वाली लाइन ये हो गई और इसके बाद समय के लिए फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये समय कहलाएगा। तो ये वेग हो गया हमारे पास और ये हो गया समय। तो दोनों को जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये जो भुजा है ये बताएगी त्वरण, जिसको हम दर्शाते हैं ए से। तो ए बी या बी ए जो ढाल है वो किसको बता रही है, त्वरण को बता रही है। अब इसके लिए हमने वेग समय ग्राफ पढ़े हैं तो उससे हम एक फॉर्मूला निकालेंगे कि वेग समय ग्राफ के लिए ये फॉर्मूला क्या बनता है त्वरण के लिए। चलिए उससे पहले हम देखते हैं कि इन भुजाओं के मान कितने होंगे। तो 0 से लेके D जो भुजा है इसका मान कितना होगा, तो ये शून्य समय था, ये t समय, तो अंतिम समय में से प्रारंभिक समय घट जाएगा तो OD का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, t-0 आ जाएगा। ठीक है, उतनी ही AC होगी उतनी ही EB का मान हो जाएगा, सेम है तीनों। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि C से लेके D तक का जो दूरी है वो कितनी होगी। तो C से लेके D तक की दूरी के लिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, u-0 हो जाएगा, मतलब u हो जाएगा। अब इसके बाद ये भी मान के चलते हैं D से लेके B तक वस्तु गति कर रही है या O से लेके E तक गति कर रही है तो उसमें विस्थापन आएगा, तो उसको हम दे देते हैं यहाँ पर नाम s। तो वस्तु का जो विस्थापन हो गया वो s हो गया। अब इसके बाद वैसे ही B और C के बीच की दूरी, तो वो दूरी निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, अंतिम वेग में से फिर प्रारंभिक वेग घट जाएगा तो v माइनस क्या हो जाएगा, u। तो BC के बीच की दूरी ये निकल के आ गई। ठीक है, अब जितना t-0 है ये भी t-0, ये भी t-0 होगा। इसके बाद और हमें जो ज़रूरत पड़ती जाएगी तो उस हिसाब से हम निकालते जाएंगे। चलिए देखते हैं अब गति का पहला समीकरण क्या है हमारे पास, v बराबर u प्लस at। इसको हम कैसे लाने वाले हैं यहाँ पर, तो इसको लाने के लिए हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो वस्तु है O से लेके E तक गति कर रही है यहाँ पर, जिसका वेग जो है y अक्ष में है और समय जो है इस साइड समय बढ़ते जाता है। तो O से D तक के समय वस्तु कहाँ पर पहुँच जाती है, E तक पहुँच जाती है और एक समान गति कर रही है। चलिए अब इसको निकालने के लिए हम त्वरण का जो है फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे वेग समय ग्राफ से। तो वेग समय ग्राफ से आप क्या जानते हैं, यहाँ पर जो त्वरण है पहले नंबर में ये हम प्रूफ करने वाले हैं। तो त्वरण के लिए क्या बन जाएगा, त्वरण के लिए फॉर्मूला बनेगा वेग समय ग्राफ से। त्वरण के लिए फॉर्मूला बनेगा A बराबर जो है, A किससे दर्शाया जा रहा है, देखिए ये वेग, ये वाली जो लाइन है ये समय के लिए भी आ रही है और वेग के लिए भी आ रही है। तो ये बन जाएगा और ये कोण बन रहा है थीटा हमारे पास। तो वेग के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास, AB का ढाल। ठीक है, तो AB का जो ढाल है वो किस में मिल रहा है, समकोण त्रिभुज ACB में, जिसमें एक कोण 90 अंश का दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप। तो यहाँ पर AB जो ढाल बन रही है वो समकोण त्रिभुज में बन रही है। तो AB का जो ढाल है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगा, समकोण त्रिभुज ACB में ये ढाल मिल जाएगा आपको। तो A का जो मान है वो कैसे निकालेंगे हम, त्वरण का मान जो निकलेगा
तो हमने इसके लिए देख चुके हैं कि त्वरण को बताने के लिए इसमें हमारे पास tan थीटा आया था। तो tan थीटा के लिए क्या आ जाएगा, लंब और आधार आ जाएगा। ठीक है, तो लंब का मान कितना है BC और आधार के लिए क्या बन जाएगा AC। ठीक है, तो BC के बटे क्या हो जाएगा AC। तो ये कहाँ से आया है, ये हम जानते हैं tan थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता था, लंब बटे आधार, और यही जो है त्वरण को दर्शाता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ BC बटे AC जो होगा, इनका जो अनुपात है वो इस त्वरण को बताएगा। तो क्या हो जाएगा BC बटे AC के लिए A बराबर BC का मान कितना होगा, तो B से लेके C तक लिख सकते हैं आप। तो यहाँ आपको और अच्छा समझ में आएगा यदि आप पूरी भुजाओं को लिख लेते हैं। BC का मान V माइनस U होगा और AC का जो मान है वो भी कितना होगा, ये समय के बराबर ही है, तो मतलब t माइनस 0 या इसी को लिख सकते हो आप t, ये दूसरा हो गया। इसके बाद C और D के बीच की दूरी है D या DC भी कह सकते हो और CD भी, तो U माइनस 0 मतलब हो जाएगा U हो जाएगा। इस प्रकार से आप नोट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा समझ में आएगा आपको। आप देखते जाइए यहाँ पर कौन सी भुजा क्या है, आप रफ में नोट कर लें या फिर यहीं ऊपर साइड जब हल करेंगे तो पहले नोट कर लें। चलिए BC का मान कितना हो जाएगा, BC का मान है V माइनस U और AC का जो मान है वो हम जानते हैं कितना है T है, तो ये हो जाएगा T। अब इसके बाद हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा A का गुणा T में हो जाएगा। इसके बाद फिर V माइनस U बचेगा, माइनस U को इस साइड लेके आ जाएंगे तो AT प्लस U बराबर हो जाएगा V, या इसी को लिख सकते हो आप V बराबर U प्लस AT, और यही हो गया गति का पहला समीकरण। देख लीजिए आप, इसे निकालने के हमने त्वरण AB जो ढाल है उसका प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो ये पहला समीकरण है। इसके बाद हम इसी की सहायता से, इसी डायग्राम की सहायता से निकालने वाले हैं गति का दूसरा समीकरण। तो ये कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए हमें विस्थापन की ज़रूरत पड़ेगी, और हम देखते हैं वस्तु जो है O से E तक विस्थापित हो रही है, या फिर इधर साइड देखेंगे तो D से लेके B तक विस्थापित हो रही है, जिसका जो विस्थापन हमने मान के चले हैं वो कितना है S है। तो इस आधार पे अगर हम इस ग्राफ देखेंगे तो ये हमें ग्राफ यहाँ से देखो OABCD, ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो ये विस्थापन को लेकर देखा जा रहा है, D से लेकर B तक का जो विस्थापन वो S है, तो ये क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है। तो इस क्षेत्रफल के लिए हम देखेंगे कौन से फॉर्मूले आपको लग सकते हैं। तो इस क्षेत्रफल में आपको एक समकोण त्रिभुज भी मिल रहा है और साथ में एक आयत भी मिल रहा है। तो इसमें हम दो फॉर्मूले लगाएंगे, एक हमारे पास रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक रहेगा आयत का क्षेत्रफल के लिए। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। गति के द्वितीय समीकरण के लिए हम कहाँ से कहाँ तक का विस्थापन मान के चल रहे हैं, यहाँ देखो आप y अक्ष में लेकर चल रहे हैं हम D से लेके B तक का विस्थापन, जिसको हमने क्या मान लिए S। तो S जो है हमने विस्थापन के लिए प्रयोग किए हैं, और ये जो विस्थापन है आपको किसके बीच में मिल रहा है, AB ढाल, तो ये AB ढाल हो गई और साथ में t-0 समय t-0 के बीच में घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये निकालेंगे। तो इसके लिए आपको जो क्षेत्रफल बनेगा वो कौन सा बनेगा, OABCD का क्षेत्रफल ये बन जाएगा। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए फिर दो आकृतियाँ मिलेंगी आपको, एक मिलेगा समकोण त्रिभुज और एक जो मिलेगा वो मिलेगा आयत। तो समकोण त्रिभुज का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और आयत का जो क्षेत्रफल बनता है OACD जो दिख रहा है यहाँ पर OACD, इसका जो क्षेत्रफल बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। और यहाँ पर देखेंगे हम आयत के लिए लंबाई, तो लंबाई हम देखेंगे ये OD हो जाएगी और ऊंचाई बन जाएगी ये CD। तो क्या लिख सकते हैं हम, S बराबर लंबाई OD और चौड़ाई हो जाएगी CD 1/2, फिर आधार कितना हो जाएगा समकोण त्रिभुज के लिए, आधार ये वाला कहलाएगा AC, और साथ में ऊंचाई बन जाएगी हमारी इसकी क्या BC भी बोल सकते हैं आप, या CB भी बोल सकते हैं। तो देखिए कितने मान हैं इनके। अब फिर निकालते हैं, हमें काय की ज़रूरत है OD की। तो OD के लिए हो जाएगा कितना, ये t-0 मतलब t हो जाएगा। इसके बाद CD की ज़रूरत है, तो CD कितना हो जाएगा, C से लेकर D तक, u-0 मतलब u हो जाएगा। इसके बाद फिर हो जाएगा हमारे पास AC, तो AC का जो मान है वो हम देखेंगे यहाँ पर, ये AC का मान, तो ये भी t-0 के बराबर है, तो t-0 इसको भी लिखा जा सकता है। तो t-0 मतलब ये भी हो जाएगा हमारे पास t। और इसके बाद BC, तो BC की ज़रूरत है, तो BC कितना हो जाएगा, B से लेकर C तक ये V-U। तो चार चीज़ों की ज़रूरत है और ये हमने यहाँ से निकाल लिए।
तो रख देते हैं, क्या हो जाता है यहाँ पर S बराबर OD, OD मतलब हो जाएगा T गुणा CD मतलब कितना हो जाएगा U, तो U हो गया, फिर 1/2 AC का जो मान है वो कितना हो जाएगा T गुणा BC का जो मान है वो कितना है V माइनस U, तो हम इसे एक कोष्टक में रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास V माइनस U। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, देखिए आप मान रख के इतना हो गया। अब देखते हैं आगे इनका गुणा करके क्या हो जाएगा, UT हो जाएगा, फिर 1/2। अब यहाँ विशेष बात आप याद रखें थोड़ा सा, यहाँ पर हमें V का मान रखना पड़ेगा गति के पहले समीकरण से, और आप जानते हैं गति के पहले समीकरण से V का जो मान है वो कितना होगा, चूँकि V बराबर होता है U प्लस AT। ये इक्वेशन फर्स्ट से आया है, फर्स्ट इक्वेशन से आपने निकाल चुके ये V बराबर U प्लस AT, और वो यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा T इंटू V का मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा V का जो मान है V U प्लस AT है, तो U प्लस AT, और इसके बाद फिर कितना है माइनस U, तो माइनस U हो जाएगा। तो ये कोष्टक बंद कर देते हैं, देखिए प्लस U माइनस U दोनों आपस में कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा S बराबर UT प्लस 1/2 और T, और ये यहाँ पर गुणा का चिन्ह है तो ये गुणा हो जाएगा, तो AT का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया, S बराबर UT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, गति का दूसरा समीकरण। और विशेष याद रखें आप, हम किस भाग का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो पहले वाले में हमने सिर्फ लिए थे ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। सेकंड नंबर में हम ये दो भाग ऐड कर दिए, इसमें एक समकोण त्रिभुज के साथ ये आयत भी हो गया, तो OABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने दो आकृतियां समकोण त्रिभुज और एक आयत लिए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में गति के तीसरे समीकरण को, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। गति के दूसरे समीकरण में आपने देखे कि हमने एक समकोण त्रिभुज और ये आयत वाला भाग लिए थे। अब पूरा सेम वही है, थोड़ा सा बस अंतर आने वाला। अब हम यहाँ पर समलंब चतुर्भुज के लिए हल करेंगे। देखिए कैसे, गति का तीसरा समीकरण व्युत्पन्न कर रहे हैं और ये निकालने के लिए y अक्ष में D से B तक का विस्थापन, D से B तक का विस्थापन ये तो हम लेंगे, यहाँ से यहाँ तक वस्तु चल रही तो विस्थापन कितना हो गया S से दर्शा दिए। AB ढाल और समय t-0, AB ढाल तो ये B तक पहुँच गए आप, AB ढाल और समय t-0 के बीच में घिरा हुआ भाग, उसी का क्षेत्रफल लेंगे लेकिन तरीका दूसरा रहेगा अब हमारा। अब हम ये देखेंगे तो आपके पास ये OABCD जो भाग बन रहा है ये कहीं ना कहीं आपको समलंब चतुर्भुज जैसा दिखाई दे रहा है। इसकी जो दो भुजाएं ये देख रहे हो आप, ये समांतर दिखाई दे रही और ये दोनों नहीं दिखाई दे रही। तो एक युग में यदि समांतर हो जाता है चतुर्भुज का तो वो बन जाता है समलंब चतुर्भुज। और इसके क्षेत्रफल के लिए हमने पढ़ चुके हैं 1/2 आधार 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा में दोनों भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये जो दूरी है वो ये वाली रहेगी, ठीक है। तो आपने ये देख चुके हैं। चलिए अब हम यहाँ पर OACD का ही क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन सिर्फ अंतर ये रहेगा, यहाँ पर फॉर्मूला हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला लगाने वाले हैं। तो समलंब चतुर्भुज कौन सा बन रहा है हमारे पास, OABCD, ये समलंब भी बन रहा है और इसमें दो भाग शामिल है, आयत और त्रिभुज। तो यहाँ पर हो जाएगा OABCD का क्षेत्रफल, मतलब हो जाएगा OABCD, ये है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग कर देंगे और इसमें जो है गुणा कर देंगे हम किसका, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी, बीच दूरी। देखिए तो S इज इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं ये है हमारे पास, एक है OA और एक हो गया हमारे पास BD या DB बोल सकते हैं आप। तो हम लिख देंगे OA और योग मतलब हो जाएगा दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना होगा, OA में क्या जुड़ गया, DB, ये जुड़ गया तो D और B हो गया,
इसके बाद फिर दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, तो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, OD के बराबर है। अब हमें जो ज़रूरत है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। OA का मान कितना होगा, तो OA जो दिखाई दे रहा है वो इसके जैसा दिखाई दे रहा है, सेम CD के जैसा दिखाई दे रहा है, तो U - 0 मतलब U हो जाएगा। इसके बाद DB, तो DB का मान कितना हो जाएगा, D से लेके B तक, ये D से लेके B तक जो मान है वो हो जाएगा हमारे पास CD और BC के बराबर, CD और BC के बराबर में हो जाएगा। तो कितना होगा, U - 0 और इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, इसमें जोड़ देंगे V - U, मतलब टोटल ये हो गया हमारे पास, यहाँ प्लस U और माइनस U आपस में कट जाएंगे तो सिर्फ V बचेगा। तो DV का जो मान हो गया V हो गया, D से लेके B तक। और आप यहाँ भी देख सकते हैं O से लेके E तक के जो टोटल वेग हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, V हो जा रहा है। तो यहाँ भी आप निकाल सकते हैं। तो DV का मान जो आ गया वो V आ गया, और साथ में OD का जो मान है, OD का मान है T - 0 मतलब हो जाएगा T हो जाएगा, 0 घटेगा तो T बचेगा। रख देते हैं मान, तो कितना होगा, S बराबर 1/2। OA का जो मान है वो कितना है हमारे पास, U है, और DB का जो मान है वो कितना है, V, तो U + V हो जाएगा। साथ में OD, तो OD हमारे पास कितना है, T है। ठीक है, ये दूरियां आपको निकालते आना चाहिए, इसलिए आप डायग्राम को बहुत अच्छे से समझे, कहाँ किसके बीच की दूरी क्या निकाली गई है। चलिए, तो ये हमने निकाल लिए। इसके बाद अब इसमें हमें ज़रूरत है गति के समीकरण से T के मान निकालने की। तो गति का समीकरण सभी जानते हैं, चूँकि V बराबर होता है U + AT, तो यहाँ से मैं T का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, V - U हो जाएगा इस साइड आके, और ये हो जाएगा AT। तो यहाँ से T का मान निकालेंगे तो V - U और बटे में कितना हो जाएगा, A। तो हमने निकाल लिए, और ये हो गया S बराबर 1/2, ठीक है, U + V और इंटू T का जो मान है वो कितना है, V - U, और फिर बटे में कितना हो जाएगा, A। S बराबर फिर 1/2 हो जाएगा, और इसके बाद U + V का गुणा V - U में करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा U का गुणा V में किया आपने तो U V आ गया। इसके बाद U का ही गुणा - U में करेंगे तो U² आ जाएगा, -U²। V का गुणा V में करेंगे तो हो जाएगा V का स्क्वायर, V का ही गुणा -U में करेंगे तो -UV हो जाएगा, और बट्टे में कितना बचा, A। अब इसके बाद आप देख रहे हो ये दोनों एक से दिख रहे हैं तो ये कट गए, हमारे पास क्या बचा, S = 1/2, और इसके बाद फिर V² - U² है, तो इसको हम पहले V² वाला लिख देते हैं, फिर -U² वाला लिख देते हैं, और बटे में हमारे पास इनके साथ है A, तो A बचा हुआ ये। इसके बाद फिर क्या होगा, इधर पर निकाल लेते हैं हम। इसके लिए क्या हो जाएगा, S = अब यहाँ पर 2 के साथ A का गुणा हो जाएगा तो V² - U² 2A आ जाएगा, और यहाँ पर 2A यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2AS, और V² - U² होगा। इसके बाद हम देखिए जानते हैं गति का तीसरा समीकरण, जिसमें V² एक साइड रहता है, U² का हम इस साइड पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा U² प्लस में आ जाएगा, और प्लस में 2AS पहले से है, और V² इस साइड बचेगा, या इसी को आप पलट सकते हो, V² = U² + 2AS, और ये बन जाता है गति का तीसरा समीकरण। तो देख सकते हैं आप, पहले नंबर के समीकरण में हमने सिर्फ ये समकोण त्रिभुज लिए थे, दूसरे नंबर के समीकरण जब निकाल रहे थे हम तो समकोण त्रिभुज और आयत लिए थे, तो यही भाग बना था। तीसरे बार में भी यही क्षेत्रफल बना है, लेकिन हमने समलंब चतुर्भुज वाला फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। तो इस टाइप से कुछ गति का तीसरा समीकरण निकाला जाएगा।